हेलो एवरीवन, दिस इज योर ज्वालामुखी मैम। और बच्चों, आज मैं आप सभी की भारी डिमांड पर लेकर आ गई हूँ क्लास 11th का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ का कंप्लीट चैप्टर रिकैप। यानी कि बच्चों, इस सेशन के थ्रू हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द वेरी एंड पढ़ने वाले हैं। पूरे चैप्टर को समराइज करके आपको मैं समझाऊंगी और एक एक डाउट जो आपका है वो इस सेशन के बाद बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। रही बात इस पर्टिकुलर क्लास के नोट्स की, तो नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स आपको मिलेंगे हमारी PW ऐप पर, जिसका लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। दिस इज योर ज्वालामुखी मैम, यानी कि आपकी उज्ज्वला मैम। और बच्चों, आज मैं लेकर आ गई हूँ कंप्लीट चैप्टर रिकैप। वो भी कौन से चैप्टर का? हमारे क्लास 11th के सबसे पहले चैप्टर का, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। यही सवाल हम पूछते जा रहे हैं इस पूरे चैप्टर में कि भाई, ये जो संविधान आपने बनाया है, पहली बात तो क्यों बनाया और कैसे बनाया। ठीक है, तो दोनों चीजें यहां पूछी जा रही हैं, व्हाई एंड हाउ, दोनों का हम आंसर देंगे। बच्चों, हम आपको इस चैप्टर के थ्रू पूरा रिकैप देंगे, लेकर चलेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों थी। जैसे जब प्यास लगती है तो पानी की जरूरत होती है, जब भूख लगती है तो खाने की जरूरत होती है, उसी सेम तरीके से हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों थी। ठीक है, व्हाई डिड वी मेक दैट कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेकेंडली, हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर के दूसरे पार्ट में, जहां पे वी विल डिस्कस कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, कैसे उसको बनाया गया था, कौन से वो लोग थे, कितना टाइम उन्होंने लगाया इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, किस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों द्वारा एक्सेप्ट क्यों करा जाता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहां से मिलती है। लग रहा होगा कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बच्चों आज की इस क्लास को, आज के सेशन को, हमारे इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों की भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, यानी कि इससे ऊपर कोई कानून एग्जिस्ट नहीं करता है। बच्चों, इस कानून के तहत हम लोग देखते हैं कि लोगों को भी इस कानून को मानना पड़ता है और सरकारों को भी इस कानून को मानना पड़ता है। तो ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो इस कानून के ऊपर है, बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो उसको पावर मिली है गवर्नमेंट को, वो एक्सरसाइज करेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो उसकी पावर पे लिमिट लगाई गई है, उस लिमिट के तहत वो सरकार रहकर हमेशा चलेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले सवाल पर हम लोग आ जाते हैं कि भाई व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बनाया गया था। तो बच्चों, यहां पे हम लोगों को 5 रीजंस दिए जाते हैं। 5 रीजंस हैव बीन गिवन कि व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। उसको आप यहां पे देख सकते हो। सबसे पहला रीजन, उस पे चलेंगे, लेकिन हाँ ओके, सबसे पहले हमें डेफिनेशन भी तो बतानी है। मैम, कॉन्स्टिट्यूशन आपने तो एक ही चीज बताई है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, यानी कि इससे ऊपर कोई कानून नहीं होता है। लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन तो बताइए। तो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन होती है फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड की प्रिंसिपल्स। एक तरीके से एक ही डेफिनेशन वैसे तो नहीं होती बच्चों, बट एक तरीके से संविधान को बताया जा रहा है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक कानूनी दस्तावेज है, जिसके थ्रू पूरा जो स्ट्रक्चर है आपकी कंट्री का, आपकी गवर्नमेंट का, हर एक चीज बताई जाती है कि कौन सी वैल्यूज पे आपका देश बना है, कौन से राइट्स लोगों को दिए गए हैं, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर होगी, गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशंस क्या होंगे। तो पूरा जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंट्री का, एवरीथिंग इज आउटलाइंड इन द डॉक्यूमेंट नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन। और बच्चों, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो ये नहीं है कि हमने जो है कुछ भी एक फिक्शनल कोई स्टोरी लिखी है और लोग पढ़ ले खुश हो जाएं उस पर। नहीं, इसको हम मानते हैं, ये एनफोर्सेबल है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आगे देखेंगे, बाकी क्या बात हो रही है। बाकी यार, यहाँ पर ऑब्वियसली नीड क्या है, हमें यही समझना है कि इसकी जरूरत क्या है, कोऑर्डिनेशन, एश्योरेंस, ये सब चीजें। फटाफट से देखते हैं क्यों हमने संविधान को बनाया है। 5 रीजंस। ओके, 5 रीजंस आई विल गिव यू। सबसे पहली चीज, इट ब्रिंग्स अबाउट कोऑर्डिनेशन अमंग द सोसाइटी। कोऑर्डिनेशन बोलो या फिर एश्योरेंस बोलो बच्चों, ये सारी चीजें लेकर आता है आपका संविधान, आपका कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब है मैम इस बात का? तो ध्यान से सुनो बच्चों। जैसे आपने देखा है, एक फुटबॉल मैच होता है, फुटबॉल मैच के अंदर दो जो है ऑपोजिंग टीम्स खेल रही हैं, दोनों टीमें एक दूसरे की दुश्मन है और दोनों फिर भी साथ में खेल रही हैं। या फिर क्रिकेट मैच हो रहा है और क्रिकेट मैच में इंडिया पाकिस्तान साथ में खेल रहे हैं। ये लोग साथ में क्यों खेल पाते हैं? क्योंकि बच्चों, गेम को खेलने के रूल्स होते हैं। अगर उस गेम के कोई रूल्स नहीं होंगे तो कोई भी ओपोनेंट साथ में खेल ही नहीं पाएंगे। फुटबॉल के अंदर 2 टीम साथ में इससे खेल पा रही हैं, सपोज मेसी जी और रोनाल्डो जी की टीम साथ में खेल रही है, वो दोनों ओपोनेंट टीम है, लेकिन साथ में क्यों खेल पा रही हैं?
बिकॉज बच्चों देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ फुटबॉल, है ना, कि ऑब्वियसली आप फुटबॉल में हाथ से बॉल को उठा के ऐसे गोल में नहीं मार सकते हो, आपको नाम में फुटबॉल है, पैर से ही बॉल को मारना पड़ेगा। तो वही वाली चीज होती है कि कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को सारे लोग मानते हैं, जितने लोग फुटबॉल खेल रहे हैं वो सारे लोग उन रूल्स को मानेंगे, और अगर किसी ने उन रूल्स को नहीं माना या किसी ने उन रूल्स को अपोज करा, उसके खिलाफ कोई चला गया, तो उस इंसान को क्या मिलेगी? पनिशमेंट। येलो कार्ड, रेड कार्ड पकड़ा दिया जाता है तो पनिशमेंट मिलेगी। बच्चों ये जो एक वो है ना, मतलब एश्योरेंस, लोगों के मन में जो शांति पड़ेगी ना कि हाँ भाई देखो हम लोग सभी रूल्स मान रहे हैं, वो ट्रस्ट आ गया है सबके अंदर कि एवरीवन इज एग्रीइंग टू द सेम रूल्स, एंड अगर कोई उन रूल्स को ब्रेक करेगा तो उसको सजा मिलेगी, है ना। तो ये जो चीज है, ये अपोजिंग टीम्स में जो टीमें बिल्कुल एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है, उनके बीच में भी ट्रस्ट पैदा कर रही है। सेम उसी तरीके से बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी ट्रस्ट को लोगों के बीच में लाने के लिए आई है कि सोसाइटी है, समाज है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उन भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों में लड़ाई झगड़े भी होंगे। ऑब्वियसली भाई पार्किंग के पीछे लड़ बैठते हैं, ट्रैफिक की वजह से लड़ बैठते हैं एक दूसरे के साथ में, कुछ भी हो रहा है तो इतने लड़ाई झगड़े हैं लोगों के बीच में, इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, ये लोग साथ में तभी रह पाएंगे व्हेन एवरीवन इज टू एग्री टू द सेम रूल्स। जब सारे लोग सेम रूल्स को मानेंगे और हर किसी के मन में ये शांति रहेगी कि अगर कोई रूल्स को नहीं मानेगा तो उसको सजा दी जाएगी। तो वही चीज है बच्चों की रूल्स होते हैं, ठीक है, रूल्स होते हैं, और ये जो रूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लीगली एनफोर्सेबल होते हैं। लीगली एनफोर्सेबल, इसका ये मतलब है कि अगर आप उन रूल्स का उल्लंघन करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, और यही जो फीचर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लोगों के बीच में ट्रस्ट, कोऑर्डिनेशन, एश्योरेंस लेकर आता है। तो फर्स्ट फीचर तो ये हो गया। सेकंड बात करते हैं, सेकंड बात है एलोकेशन ऑफ पावर। एलोकेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है कि किसके पास पावर रहेगी। अब जैसे हमारे घरों के अंदर किसके पास पावर है? भाई मम्मी के पास पावर है ना। तो यहाँ पे बच्चों देश के अंदर पावर किसके पास रहेगी, इसको डिसाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान। डेफिनेटली हमारा एक डेमोक्रेटिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश के अंदर पावर किसके पास होती है मैम? लोगों के पास होती है, क्योंकि लोकतंत्र है। यार लोगों के पास तो पावर होगी, लेकिन लोग ये पावर किसको देते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने प्रतिनिधियों को। इलेक्शंस आते हैं, हम वोटिंग करते हैं, वोटिंग करके अपने नेताओं को चुनते हैं, और वही लोग एक तरीके से बच्चों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। लोगों के बिहाफ पे नतीजे वो लोग लेते हैं। तो ये लोग जो जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पार्लियामेंट में भी बैठते हैं, लॉज भी बनाते हैं कंट्री के लिए। तो बच्चों ये सारी पावर मिली कैसे? लोगों द्वारा मिली। और लोगों को पावर कैसे मिली? कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिली। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को पावर दी, लोगों ने अपनी पावर जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को थमाई, और वही रिप्रेजेंटेटिव्स फिर लोगों के लिए लॉज बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं। ठीक है, तो पावर किसके पास होगी, कितनी पावर होगी, ये सारी चीजें बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। नेक्स्ट चीज आती है लिमिटिंग द गवर्नमेंटल पावर, या लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो बच्चों ये नहीं है कि पावर दे दी तो जाओ एंजॉय करो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, पावर दी है तो एक सीमा में दी है, आपको एक लिमिट में पावर को दिया गया है, जो कि आप उसी लिमिट में रहकर ही एंजॉय कर सकते हो। अब गवर्नमेंट बच्चों कल को, सपोज मैं आपको बताती हूँ कि इसमें गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट क्यों लगाई जाती है। सपोज हम अपनी सरकार को चुनते हैं, सरकार पावर में आती है, और सरकार पावर में आके क्या करती है कि भाई भेदभाव करने लग जाती है। किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को प्रिविलेजेस दे रही है, बाकी धर्मों के लोगों को जेल में डाल रही है, या फिर एक तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि लोगों के घरों को हड़पा जा रहा है सरकार द्वारा। कुछ भी कर सकती है भाई, पावर करप्ट कर देती है इंसान को, ये तो बात हमें पता है। तो अगर गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर दे दी जाती कि भाई जो तुम्हारे मन में आता है करो, तो बच्चों गवर्नमेंट पावर लेने के बाद एक आर्बिट्ररी तरीके से शासन करती। आर्बिट्ररी का मतलब है जो गवर्नमेंट के मन में आता वो करती, और शायद उससे कुछ लोगों के साथ गलत हो जाता। इसी चीज को रोकने के लिए एज अ सेफ्टी मेजर हम लोगों ने बच्चों गवर्नमेंट की पावर पर भी लिमिटेशन लगाई है, ताकि गवर्नमेंट एक आर्बिट्ररी तरीके से शासन ना कर सके। ओके, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स, लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स भी एक तरीके से गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशन है, कि आप लोग जो गवर्नमेंट है वो लोगों के राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, इन चीजों को वायलेट नहीं कर सकती, उल्लंघन नहीं कर सकती है लोगों के मौलिक अधिकारों का। तो ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशन है। नेक्स्ट चीज आती है एनेबलिंग पॉजिटिव एक्शन। अब बच्चों यहां पर बात हो रही है एस्पिरेशंस एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी बेसिकली, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए
एस्पिरेशंस एंड गोल्स या फिर नीड्स, यानी कि आपकी सोसाइटी, आपका जो समाज है वो क्या चाह रख रहा है, क्या उद्देश्य वो पूरा करना चाहता है, उस चीज को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्राउंड ले करता है ना। कि जैसे समाज के अंदर हम चाहते हैं कि लोग एक समय पर ये चाहते थे कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हट जाए, जातिवाद जो होता है देश के अंदर वो हट जाए, और बच्चों वही उसी चीज को बैन करा गया है, हटाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो आप ये देख सकते हो कि जो समाज की चाह होती है उस चीज को रिफ्लेक्ट करा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि सब लोग चाहते हैं कि हमें इक्वालिटी मिले, सभी को समानता मिले, तो वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दी गई है। हर कोई चाहता है कि मुझे आजादी मिले, आजादी मेरा एक राइट होना चाहिए, वो चीज संविधान में लिख दी। साउथ अफ्रीका के अंदर लोग चाहते थे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए, वो उनका एस्पिरेशन था, तो वहां की कॉन्स्टिट्यूशन ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया, है ना। तो इस तरीके से जो समाज के लोग हैं और वो जो चाह रखते हैं कि हमारे देश में ये होना चाहिए, हमारे देश में वो होना चाहिए, उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है आपका संविधान, आपका कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट टू फुलफिल सोशल गोल्स, रिमूविंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एंश्योरिंग एजुकेशन, ये सारी चीजें बच्चों गवर्नमेंट एक तरीके से बेसिकली संविधान में लिखा होता है, और संविधान में जो चीजें लिखी है उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट काम करती है चीजों को सुधारने की। तो संविधान एक तरीके से ग्राउंड ले कर देता है, पूरा आपको मैदान दे देता है कि देखो ये सारी चीजें लिख दी है, अब काम करो तुम, ठीक है। तो लोगों के एस्पिरेशंस क्या है, गोल्स क्या है, नीड्स क्या है, सारी चीजों को दर्शाता है संविधान। नेक्स्ट चीज है डिफाइनिंग अ नेशनल आइडेंटिटी। बच्चों बेसिकली यहां 3 टाइप की हम आइडेंटिटीज की बात करेंगे, पॉलिटिकल, मॉरल एंड नेशनल। देखो हम सभी को ना पहचान दी जाती है संविधान के थ्रू। सबसे पहली चीज कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स गिवन है, सारे के सारे कंट्री में जो लोग रह रहे हैं वो उन रूल्स को मान रहे हैं। व्हेन एवरीवन इज एग्रीइंग टू द सेम रूल्स, तो उनकी कॉमन पहचान है कि वी ऑल आर एग्रीइंग टू द सेम रूल्स, दैट मेक्स आवर पॉलिटिकल आइडेंटिटी, वो हमारी एक राजनीतिक पहचान बनाता है। दूसरी चीज है मॉरल आइडेंटिटी। बहुत सी मॉरल वैल्यूज बच्चों जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, जैसे कि सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म में बोलता है कि आप लोग, सभी के पास आजादी है कि सभी लोग अपने धर्म को फॉलो करो, है ना, बाकी धर्मों के लोगों को टॉलरेट करो, वो सारी चीजें हैं, आपस में शांति से रहो, वो सब चीजें, है ना। तो कुछ मॉरल वैल्यूज हैं, जैसे कि आपको इक्वालिटी की बात करता है, अनटचेबिलिटी को बैन करता है कि आपको क्या करना है, हर किसी को रिस्पेक्ट करनी है। आपके पास अगर फ्रीडम है तो दूसरे के पास भी फ्रीडम है, आपको हमेशा अपनी फ्रीडम को इस तरीके से एक्सरसाइज करना है कि आप दूसरे की फ्रीडम को हार्म ना करो। तो ये कुछ वैल्यूज जो कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी को सिखा देती है और बता देती है, उन सभी वैल्यूज को जब हम लोग मानते हैं तो हमारी एक मॉरल आइडेंटिटी डेवलप होती है। और तीसरी चीज है हमारी नेशनल आइडेंटिटी। हर कंट्री के अपने सिटीजनशिप लॉज होते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस होते हैं, तो उन सब चीजों को जब हम मानते हैं बच्चों, तो हमारी एक राष्ट्रीय पहचान क्रिएट होती है, नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट होती है। तो इस तरीके से हमारी 3 आइडेंटिटीज को क्रिएट करके देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमें एक अलग पहचान प्रोवाइड करता है, दैट वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन नेशन, इंडियन मॉरल वैल्यूज। तो वो एक पहचान क्रिएट कर रहा है हमारा संविधान, ठीक है। तो बच्चों इन 5 चीजों की वजह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, या व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, तो आपको यही 5 पॉइंटर्स को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पे चीज आती है अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते क्यों हैं? मैम ये तो आपने बता दिया कि जरूरत क्यों है, बट हमारा जो संविधान बना हुआ है, व्हाई डू वी एग्री टू इट, व्हाई डू वी फॉलो इट, व्हाई डू वी अबाइड बाय द रूल्स? क्यों भाई, क्यों माने हम इन रूल्स को, और क्यों मानते हैं ये तो बताओ। कहां से वो अथॉरिटी आती है कॉन्स्टिट्यूशन के पास में? तो उसके पीछे भी 3 रीजंस हैं। द वेरी फर्स्ट रीजन इज मोड ऑफ प्रोमलगेशन। मैम ये कौन सी डिक्शनरी का कौन सा वर्ड उठा के आपने फेंका है हमारे ऊपर। बच्चों मोड ऑफ प्रोमलगेशन का मतलब होता है जिस तरीके से, जिस प्रोसीजर से कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अब हम सभी को पता है कि नेशनल मूवमेंट जब हो रही थी, जब हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उसी टाइम के दौरान ही बहुत सारी जो चीजें हमारे संविधान में डलनी थी वो ऑलरेडी एग्री हो चुकी थी। हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने पहले से एग्री कर लिया था कि ये सारी सारी चीजें ना हम लोग अपने संविधान में जब आजाद हो जाएंगे तो संविधान में आएंगी। और बच्चों फिर वही नेशनल लीडर्स थे जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे और जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया था। एंड दोज नेशनल लीडर्स वर वेरी वेरी पॉपुलर। वो लोग
उनको जनता इतना ज्यादा सपोर्ट करती थी, उनको जनता इतना ज्यादा उन पे भरोसा करती थी। यार खुद से सोचो कि ऐसे लोग जो अपनी जान की बिना परवाह करे लड़ रहे थे, जो कि आजादी की राह में चल रहे थे, क्या वो लोग जो कि आजादी के लिए इतना संघर्ष कर रहे थे, क्या वो लोग अपने देश की कॉन्स्टिट्यूशन गलत लिखेंगे? वो वाली बात है कि ऑब्वियसली दोज लीडर्स हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया के संविधान में आना क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए, कौन कौन से फीचर्स उसमें शामिल होने चाहिए। उसी के साथ एक तरीके से आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, उसको उन पॉपुलर लीडर्स ने लिखा जो कि इतने पॉपुलर थे, लोग उन पे मतलब आंख बंद करके भरोसा करते थे। दे एंजॉयड इमेंस अमाउंट ऑफ क्रेडिबिलिटी, दे वर वेरी क्रेडिबल, ठीक है। और उन लोगों ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने ये देखा कि हमारे देश के लोगों को क्या चाहिए और उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है ना। तो इस वजह से वो जो मोड ऑफ प्रोमलगेशन है, जो पूरे जिस तरीके से हमारा संविधान बना, दैट इज ऑल्सो अ वेरी प्रेशियस थिंग, और हम कभी उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को वो अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। जिन लीडर्स ने हमारे संविधान को बनाया है, उन लीडर्स की पॉपुलैरिटी, उन लीडर्स का इंटरेस्ट क्या था? सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था, अपने लिए नहीं लिख रहे थे, वो देश के लिए लिख रहे थे। तो वो सारी चीजें जो है बच्चों, वो एक अथॉरिटी प्रोवाइड करती है हमारे संविधान को। दूसरी चीज आती है सब्सटैंटिव प्रोविजंस। मैम फिर से अंग्रेजी हमें तो ना ही समझ में आ रही। सब्सटैंटिव प्रोविजंस का मतलब है बच्चों, संविधान में जो चीजें लिखी हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, सॉवरेन होना, क्या बच्चों कोई भी बंदा उससे डिसएग्री कर सकता है? नहीं कर सकता। हर कोई उन प्रोविजन से एग्री करता है। जैसे कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सेक्युलरिज्म, तो हर कोई एग्री करता है कि हाँ यार, मतलब देश में सेक्युलरिज्म होना चाहिए, हर किसी के पास आजादी होनी चाहिए कि उसको जो धर्म में मानना है वो माने, आजादी होनी चाहिए, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए सबके पास, उसी के साथ अनटचेबिलिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए, राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए। तो वो वाली चीज है कि इट गिव्स एवरीवन अ चांस टू गो विद इट्स प्रोविजंस। क्या आप लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को मानो? ऐसा कुछ गलत नहीं लिखा है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम तो नहीं मानते। सारी चीजें सही लिखी हैं जो कि लोग मानते हैं, जो कि समाज में इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन हटाती है, मतलब इन सब चीजों को प्रमोट करती है। तो यार एवरीवन एग्रीज विद द प्रोविजंस दैट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो वाली चीज है जिसकी वजह से अथॉरिटी मिलती है। नेक्स्ट चीज आती है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। बच्चों बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का मतलब है कि जैसे हमारे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उन सबके बीच में ना हमने पावर को बैलेंस कर रखा है। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को लागू करना, जुडिशरी का काम है ये देखना कि न्याय हो रहा है देश में या नहीं हो रहा है ना। तो ये सारा हमने बैलेंस कर रखा है, उन तीनों को ही बराबर पावर दे रखी है। उसी के साथ हमने सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट सब में पावर को डिवाइड कर रखा है, तो बैलेंस कर रखा है हर चीज को। उसी के साथ बच्चों एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो ज्यादा फ्लेक्सिबल है और ना तो ज्यादा रिजिड है। ना तो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ऐसा भी नहीं है संविधान कि उसको आप जितनी बारी बदलना चाहो बदल डालो, उतना भी नहीं है, और ना ही इतना रिजिड है कि बदल ही ना पाओ। तो कहीं बीच में कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसकी जो कोर वैल्यूज हैं बच्चों, जहां पे जो कोर चीजें हैं, जो बुनियाद है संविधान की, उसको आप नहीं बदल सकते। उसके अलावा नए जमाने के साथ अगर आपको कुछ चीजें अडेप्ट करनी है, कुछ चीजों में बदलाव हल्के फुल्के लाने हैं, तो वो आप ला सकते हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। क्या बोला जाता है इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है, क्योंकि समय के साथ आप इसमें भी परिवर्तन ला सकते हैं, बट परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जिससे कि कोर वैल्यूज को कोई नुकसान ना पहुंचे। कि ये नहीं है कि कल को आप सेक्युलरिज्म ही हटा दो या फिर आप राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम हटा दो भाई, कि नहीं अब नहीं रहेगा ये। जिस बुनियाद पे बच्चों वो संविधान बना है, वो चीजें हटनी नहीं चाहिए। चाहे नई चीजें आप इंट्रोड्यूस करो, जो एग्जिस्टिंग पुरानी हो गई चीजें उसको चेंज कर दो, वो सब आप कर सकते हो। दैट इज वाई इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जीता जाता डॉक्यूमेंट है, उसमें आप चेंजेस ला सकते हो थ्रू दी वेरियस अमेंडमेंट्स, बट कोर जो उसका स्ट्रक्चर है उसको आप बदल नहीं सकते। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे अगर हम चलते हैं, अब बात आती है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यार अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ना, सबसे पहले तो क्वेश्चन था व्हाई, कि भाई बनाया गया तुमने, क्या जरूरत थी। अब दूसरे सवाल पर आते हैं हाउ, यानी कि
कैसे बनाया कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को पता है बच्चों, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। मैम ये तो बात हमको बचपन से ही पता है ना। 1946 से चालू करके 1949 तक 3 साल लगाए थे। 3 साल के अंतर्गत इन लोगों ने संविधान को लिख डाला था। लेकिन हाँ, उसके बीच में बच्चों एक चीज हुई थी, एक मेजर इवेंट हुआ था, अगर आपको याद हो, 1946 से लेके 49 के बीच में, इफ इट रिंग्स अ बेल, तो एक्चुअली हमारा जो देश है वो बट गया था, है ना। उसमें बंटवारा हो गया था, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गया था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भी डिवाइड हो गए थे। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिपेंडेंस के बाद बनी थी उसमें सिर्फ 299 मेंबर्स बच गए थे। अब भाई इन लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन लिख डाला था 1946 के नवंबर के महीने तक, 26 नवंबर तक संविधान पूरा कंप्लीट हो गया था 1949 में। अब 2 महीने और लगाते हैं, 1950 की जो 26 जनवरी आई थी उस दिन को ये संविधान को लागू करते हैं और उसी दिन को हर साल रिपब्लिक डे की तरह मनाया जाता है। ये बात हम सभी को पता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबी ने 1946 से 1949 तक काम करा। ऑब्वियसली जिस संविधान जो हमारे देश का संविधान है उसको लिखा था 299 मेंबर्स ने आफ्टर पार्टीशन। हम लोग देखते हैं 26 नवंबर 1949 तक संविधान बनके रेडी हो गया था, लेकिन इसको लागू करा था 26 जनवरी 1950 को। ओके नाउ बच्चों यहां पे बात आती है, ठीक है, इसको अडॉप्ट कब करा गया, फिर एनफोर्स कब करा गया, कितने थे 299 मेंबर्स। ओके, अब बात यह आती है कि हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना कैसे गया था। मैम जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, हाउ वर दे सिलेक्टेड और इलेक्टेड? तो बच्चों मैं आपको बताती हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना गया था थ्रू द प्लान कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, इस प्लान के थ्रू हमें पता था कि भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुनना है। और कहां से चुनना है? बेसिकली प्रोविंसेस को अलॉट करे गए थे 292 सीट्स, प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट करे गए थे 93 सीट्स। अब बच्चों हमारे प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स थे उनको कंसल्टेशन द्वारा चुनना था। बात आती है प्रोविंसेस के मेंबर्स को, 292 मेंबर्स आएंगे फ्रॉम द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस कौन से एरियाज थे? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर आते थे। अब कैसे चुना जाएगा, कैसे इन 292 मेंबर्स को इलेक्ट करा जाएगा? सो लेट मी टेल यू। बच्चों जैसे ये पूरा देश है, उसमें से जैसे ये प्रोविंस है, ये प्रोविंस है, ये प्रोविंस है, ये प्रोविंस है, हर प्रोविंस में से जो जनता होगी वो अपने एमएलएस को चुनेगी। ठीक है, हर जनता जो है अपने एमएलएस को या फिर मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनेगी। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चुना जाएगा। अब जब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चुन लिया गया है, फिर वो जो मेंबर्स होंगे दे विल इलेक्ट, ये जो मेंबर्स जो लोगों ने चुन लिए, जनता ने जिसको चुन लिया है, वो मेंबर्स चुनेंगे फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। कैसे चुनेंगे? उसके लिए कैबिनेट मिशन का प्लान आया था, जहां पर ये बताया गया था कि आपको चुनना है पॉपुलेशन के हिसाब से। जैसे किसी एक प्रोविंस में 10 लाख लोग रहते हैं, सब 10 लाख नहीं, सॉरी 10 लाख तो कम बोल दिया, 40 लाख लोग रहते हैं। 40 लाख अगर लोग रहते हैं तो पॉपुलेशन 40 लाख है, तो वहां से 4 मेंबर्स चुने जाएंगे। मतलब हर 10 लाख पॉपुलेशन पे एक मेंबर को चुना जाएगा। कहीं पे अगर 60 लाख लोग रहते हैं तो 6 लोग चुने जाएंगे वहां से। अगर कहीं 80 लाख लोग हैं तो वहां से 8 लोग चुने जाएंगे। तो इस हिसाब से बच्चों डिवाइड कर दिया था कि पॉपुलेशन अगर इतनी रहेगी, हर 10 लाख पे एक बंदे को चुनना है, हर 10 लाख पॉपुलेशन पे एक बंदे को चुनना है। इस रेशियो में आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और हर किसी को यहाँ कोटा, मुस्लिम्स को, सिख के लिए जो है सीट्स रखी गई थी कि जितनी उनकी पॉपुलेशन, अगर 2 लाख जैसे मुस्लिम्स रहते हैं तो 2 सीटें मुस्लिम कैंडिडेट्स को दी जाएंगी। अगर 4 लाख सिख रहते हैं तो 4 सीटें सिख को दी जाएंगी, और बाकी जो जितने जनरल है उनका भी वही पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, प्लस कैसे इलेक्ट करना था? थ्रू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो जनता चुनेगी अपने मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, फिर ये जो मेंबर्स होंगे ये चुनेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। कैसे चुनेंगे? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू। ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, बट आई विल स्टिल टेल यू। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है बच्चों? जैसे हर किसी को ना एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, जहां लिखा है कि पहले जैसे नाम लिखा है आराधना, आरुषि, कुछ भी नाम बता देते हैं, चलो ठीक है, संभावना, है ना, ऐसे ऐसे करके नाम लिखे 4-5। अब आपको क्या करना है? उसमें से सिलेक्ट करना है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करके आप लिस्ट में नंबर डालोगे। जिसको सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी वोट्स मिलेंगे, नंबर 1 पे जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने रखा है वो पहले सिलेक्ट हो जाएगा। फिर अगर उसके वोट्स थोड़े एक्स्ट्रा हो गए, जैसे उसको सिर्फ 50 वोट चाहिए थे लेकिन उसको 60 वोट्स मिल गए, तो वो जो एक्स्ट्रा 10 वोट होंगे फिर वो सेकंड नंबर वाले कैंडिडेट को
ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ऐसे करके मेथड तब तक चलता रहेगा जब तक सारे मेंबर्स को चुन नहीं लिया जाता। ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको अगर अभी नहीं भी पढ़ा है तो डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बस इतना ध्यान रखना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू चुना जाता है। तो इनको चुन लिया गया। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं कि मैम ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें लोग थे कौन, कहां से आए थे वो लोग। तो बच्चों बेसिकली इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ज्यादा अलग अलग सेक्शंस को बिलोंग करते हुए लोग थे। ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी के बहुत मेंबर्स थे, बट कांग्रेस पार्टी अपने आप में ही बहुत डाइवर्स थी। तो कांग्रेस पार्टी के भी मेंबर्स थे, बहुत शेड्यूल्ड कास्ट के भी मेंबर्स थे, उसी के साथ अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, सभी लोगों को जगह मिली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिससे कि हमें पता चलता है कि इट वाज अ वेरी डाइवर्स असेंबली व्हिच रिफ्लेक्टेड द इंटरेस्ट्स ऑफ सेवरल ग्रुप्स। अलग अलग सोसाइटी के सेक्शंस, अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप्स के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करती थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसी के साथ हम लोग अगर इधर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है बच्चों की, किसी भी जो भी चीज संविधान में लिखी गई है उसको ऐसे ही पास नहीं कर दिया, है ना। उसके पीछे काफी डेलिब्रेशन हुई है, उसके पीछे काफी डिस्कशंस हुए हैं, बहुत डिबेट्स हुई हैं, लोगों ने आपस में बैठ के एक एक क्लॉज बाय क्लॉज संविधान को पूरा डिस्कस करा है। अगर उसमें कोई अमेंडमेंट कंसिडर करनी है उसको कंसिडर करा गया, फिर उसको बदला गया, चेंज करा गया, टिल द टाइम हर एक फीचर पे पूरी लोगों का, सारे लोगों का कंसेंसस नहीं आएगा, हर कोई जब तक उन बातों पे एग्री नहीं करेगा तब तक किसी भी एक चीज को एक्सेप्ट नहीं करा गया। एक इकलौती ऐसी चीज थी बच्चों यूनिवर्सल सफरेज वाली, जहां पे ये बोला गया था कि सारे एडल्ट सिटीजन्स को वोटिंग राइट मिलेगा, उसको बिना किसी डिबेट डिस्कशन के पास कर दिया बिकॉज एवरीवन एग्रीड टू इट। लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीजें संविधान में रखनी थी उसके पीछे हैवी डिस्कशंस हुए हैं, बहुत डिबेट्स हुई हैं, पब्लिकली प्रेस मीडिया सबको पता था कि भाई ये ट्रांसपेरेंसी थी कि सबको पता है कि डिस्कशन हो रहे हैं इन सब चीजों पे। और हर एक चीज को डिबेट डिस्कस करने के बाद, पूरा सोचने के बाद कि यार मतलब कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, पब्लिक रीजनिंग दे के, पब्लिक रीजन देने का मतलब है कि हर कोई जो भी चीज बोलता था उसके पीछे उसको रीजन देना होता था कि ये चीज होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए। ठीक है, एक लेजिटिमेट रीजन देना है कि अनटचेबिलिटी को हटाना चाहिए तो क्यों हटाना चाहिए, यू हैव टू गिव अ रीजन। ठीक है, तभी उस चीज को संविधान में लिखा जाएगा, वो वाली बात है। तो एक रीजन देकर ही आप लोग जस्टिफाई करके कि वाई और पॉइंट इज राइट, उसको प्रूव करने के बाद ही आप लोगों का वो जो पॉइंट है दैट विल बी एग्रीड बाय एवरीवन। आप पहले पॉइंटर्स रखोगे, अगर उन पॉइंटर्स पे सारी असेंबली के लोग अग्री करते हैं तभी वो चीज संविधान का हिस्सा बनेगी। तो इस तरीके से बच्चों डेलिब्रेशन डिस्कशन डिबेट्स करके ही हर एक चीज हमारे संविधान में आई है। मतलब हर एक फीचर के पीछे बहुत ज्यादा सोचा गया है, बहुत ज्यादा विचार विमर्श किया गया है। ठीक है, ऐसे ही नहीं डाल दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे बच्चों की हमने बहुत ज्यादा देखो, हमने ये बात अब है कि हमने जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसके पीछे बहुत सारी कंट्री से इंस्पिरेशन भी लिया है कि जहां जहां जो जो अच्छा लगा उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। जैसे कि यूके से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है कि कानून का शासन होगा, कानून के आगे एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, है ना, वो सब चीजें। एफपीटीपी जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट, ये सारी चीजें हमने यूनाइटेड किंगडम से बोरो करी हैं। यूएसए से जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जुडिशियल रिव्यू की बात आती है कि जहां पे जुडिशरी रिव्यू कर सकता है कि कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, नहीं है, खिलाफ जाती है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। उसी के साथ फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन सिखा गए थे और हमने अडेप्ट भी कर लिया उस चीज को। साथ ही में आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सभी को पता है जो डीपीएसपीस होती है, गवर्नमेंट के लिए जो गाइडलाइंस होती हैं, उनको हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से। कनाडा से क्वासी फेडरल और रेजिडुअल पावर्स। क्वासी फेडरल सिस्टम होता है बच्चों जहां सेंटर के पास थोड़ी ज्यादा पावर होती है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स, और उसी के साथ रेजिडुअरी पावर्स या रेसिडुअल पावर्स, बेसिकली जो जितनी भी चीजें जो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट में नहीं दी गई थी, बाद में उनको इंक्लूड करा गया, जिसके ऊपर लॉ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, उसको भी हमने उस फीचर को कनाडा से उठाया। तो ये सारी बच्चों चीजें हमने इसलिए उठाई हैं क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, हर जगह से बेस्ट 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 चीजें उठा लेंगे और उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रखा है अपने देश के हिसाब से, उसमें हल्के फुल्के चेंजेस लाके ऑब्वियसली, बट यस वी वर इंस्पायर्ड फ्रॉम दीज कंट्रीज व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, ऑल ऑफ देयर बेस्ट फीचर्स वी हैव टेकन। ओके, ऑलराइट। उसी के साथ बच्चों यहाँ पर बात आती है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की, जो कि नेहरू जी प्रेजेंट करते हैं 1946 में। बेसिकली बच्चों हमारे आजादी से पहले इस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को एक डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करा गया था जहां पे बताया गया था व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारा देश आजाद होगा, उसका हम संविधान बनाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है,
क्यों हम संविधान बनाना चाहते हैं, क्या चीजें हम उसमें रखना चाहते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें लिखी थी। जैसे इंडिपेंडेंस की बात थी, सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। साथ ही में रिपब्लिक होगा इंडिया, जहां पे इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होगा, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, न्याय सबको दिया जाएगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करा जाएगा थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड पीस कोऑपरेशन। तो ये सारे जो आइडियाज हैं बच्चों, जो बेसिकली आज के टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, उसको पहले से ही नेहरू जी ने बता दिया था कि देखो ये उद्देश्य होने वाला है, ये हमारा उद्देश्य है, हमें ये सारी चीजें अचीव करनी है, एंड दीज थिंग्स शुड फाइंड अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तब बना नहीं था ना, तो दीज थिंग्स शुड बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज तभी हम लोग इन उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे, वो वाली बात थी। आगे अगर हम चलते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन लास्ट चीज है बच्चों। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का मतलब है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे हमारे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने हॉरिजॉन्टली क्लास 10th में देखा ना, हॉरिजॉन्टली पावर डिवाइड कर रखी है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को पावर दे रखा है, या फिर सेंटर स्टेट लोकल गवर्नमेंट, हमने ऐसे भी वर्टिकली पावर को डिवाइड करा है। तो ये जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसको हमने डिजाइन कैसे करा है, बेसिकली हमारे देश में बच्चों एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फेडरल स्ट्रक्चर है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, और हमारा जो है बेसिकली लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये सारी चीजें हमने अभी बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में पढ़ ली थी, ठीक है। तो हमारे देश में बच्चों एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहां पर लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में बैठते हैं और हमारे लिए लॉज बनाते हैं, लोगों के बिहाफ पे लॉज बनाते हैं। तीनों जो है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, उनको सेम लेवल पे रख के उनको पावर दी है, ताकि कोई भी अपनी दी गई पावर से ज्यादा पावर को एक्सरसाइज करने की कोशिश ना करे और दूसरे लोग उस पर चेक रख के, नजर रख के बैठे रहें, और एक बैलेंस बना रहे उन सभी के बीच। साथ ही में एक फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर को पावर दी है, स्टेट को भी पावर दी है, और लोकल गवर्नमेंट्स भी बनाई गई हैं, ठीक है। अर्बन लोकल, रूरल लोकल गवर्नमेंट, ये सारी गवर्नमेंट्स को भी बनाया गया है, सबको जो है स्पेसिफिक पावर्स दी गई हैं। उसी के साथ बच्चों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जीता जागता दस्तावेज है। मतलब मैम कॉन्स्टिट्यूशन की बुक रात को उठ के ऐसे चलने लगती है, नहीं बच्चों, लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब है कि विद द चेंजिंग टाइम उसमें आप चेंजेस ला सकते हो। ऑब्वियसली उसकी कोर वैल्यूज में चेंज मत लाना, उसके बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज मत लाना, जिस बुनियाद पे वो संविधान बना है उसको नहीं बदल सकते, बट हाँ उसमें आप नए टाइम के साथ साथ चीजें अडेप्ट कर सकते हो, नई चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हो, पुरानी चीजों में जो आउटडेटेड हो गई है उसमें बदलाव ला सकते हो। यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर रिकैप है ये हो जाता है बच्चों समाप्त। आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड इट, एंड आप लोगों को अगर आज तक चैप्टर नहीं भी समझ में आता था तो आज जरूर समझ में आया होगा। लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड बाय 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 बाय।